हेडिंग डालिएगा। बस केमिकल काइनेटिक्स में 10 मिनट का 15 मिनट का एक टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। ठीक है, उसको ख़त्म करके फिर आगे बढ़ते हैं नए चैप्टर पे। हेडिंग डालिएगा कोलिजन थ्योरी। हाँ भैया, कोलिजन थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट ये, एक टर्म तो हम लोग देख चुके हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक टर्म और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो कोलिजन थ्योरी में अभी पढ़ेंगे। एक्चुअल में है क्या कि हम लोग के पास कोई रिएक्टेंट ए है और कोई दूसरा रिएक्टेंट बी है। इन्होंने आपस में कोलिजन किया और मान लीजिए सी बन गया। सी का मतलब प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया साहब? प्रोडक्ट बन गया। तो इनके पास जो एनर्जी थी उस एनर्जी को बोलो क्या नाम दोगे? एवरेज एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसपे काम बन जाए, जिसपे सिलेक्शन हो जाए। भाई पढ़ाई तो दुनिया में सब लोग करते हैं ना, लेकिन नीट में सिलेक्शन कुछ का होता है कुछ का नहीं होता है। तो सिलेक्शन उसका होता है जो अपनी एवरेज एनर्जी को धीमे धीमे एक्टिवेशन में बदलता रहता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि अपनी पूरी एवरेज एनर्जी को एक्टिवेशन में बदल चुका होता है। उस समय उसकी एवरेज एनर्जी कितनी बची होती है? 0। क्योंकि वो नॉर्मल नहीं रहा बे, वो डॉक्टर बन गया। बात समझो, अब वो एवरेज नहीं रहा, अब वो क्या हो गया? अब वो एक्टिवेशन एनर्जी पे चला गया। तो अगर प्रोडक्ट बन गया तो इन दोनों के पास जो एनर्जी थी उसको आपने क्या बोल दिया? एक्टिवेशन एनर्जी। कोलिजन किया। अच्छा, फिर से इन्हीं दोनों ने बाय द वे फिर से सेम रिएक्शन में इन्हीं लोगों ने फिर से कोलिजन किया और अब की बार प्रोडक्ट नहीं बना। प्रोडक्ट नहीं बन पाया। अब की बार कोलिजन तो किया, प्रोडक्ट नहीं बन पाया। तो दोनों के पास जो एनर्जी थी वो एक्चुअल में क्या थी? एवरेज एनर्जी। क्या थी? एवरेज एनर्जी। तो अगर सिर्फ एवरेज एनर्जी होगी तो प्रोडक्ट बनना पॉसिबल नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, अगर प्रोडक्ट बना है तो हमें इतना बता दो कि कोलिजन ये जो हुआ है ये इफेक्टिव है या नॉन इफेक्टिव है? इफेक्टिव है साहब। तो अगर कोलिजन इफेक्टिव होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। अगर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो पहली बात तो ये कोलिजन थ्योरी में कि जब तक कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दूसरी बात सुनना, जब कोलिजन इफेक्टिव होगा तो एक टर्म आता है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। क्या टर्म आता है? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि जब कोलिजन इफेक्टिव होगा तभी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बनेगा और अगर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। आपसे बाय द वे किसी क्वेश्चन में पूछे कि यार ये बताओ, प्रोडक्ट बनने का, प्रोडक्ट किसी रिएक्शन में बन रहा है तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन, या रेट बढ़ रहा है टेम्परेचर को बढ़ाने पे तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन, क्योंकि कोलिजन हो रहा है इसलिए प्रोडक्ट बन रहा है। नहीं, यह ऑप्शन गलत है।
कोलिजन हो रहा है इसलिए नहीं। अबे कोलिजन तो सब करते हैं, कोलिजन तो यहां भी हो रहा है। क्या बन रहा है प्रोडक्ट, क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही? नहीं। कोलिजन कैसा हो? इफेक्टिव। तो ऑप्शन में या तो लिखा हो कि कोलिजन इफेक्टिव है तो ऑप्शन सही है, या तो लिखा हो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बन रहा है तब ऑप्शन सही है, क्योंकि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बनने का मतलब है कोलिजन कैसा होना? इफेक्टिव होना। तो कोलिजन थ्योरी का पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, अगर कोलिजन इफेक्टिव होगा, अगर कोलिजन इफेक्टिव होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, अगर कोलिजन इफेक्टिव होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, वरना प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर कोलिजन इफेक्टिव होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, वरना प्रोडक्ट नहीं बनेगा। पॉइंट नंबर 2, इफेक्टिव कोलिजन होने से, इफेक्टिव कोलिजन होने से एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बनता है। इफेक्टिव कोलिजन होने से एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बनता है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में हेडिंग डालेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। पॉइंट नंबर 3 में बेटा हेडिंग डालेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सुनना, लिखना नहीं अभी। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। फिर सुनना, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको अपन लोग बोलते हैं क्या? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एबीसीडी आती है? क्या बात, नहीं आती ना? तो बताओ सबसे लास्ट में क्या आता है? जेड। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे? जेड से। अगला पॉइंट इसी में लिखिएगा, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी में लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, is known as the collision frequency। कोलिजन थ्योरी का पॉइंट नंबर 4, यार रेट क्या होती है? याद करो, dx अपॉन dt। बोल सकते हैं ना, चेंज इन कंसंट्रेशन रिस्पेक्ट टू द टाइम, बराबर लिखेंगे z इंटू एफ। कहां पर? कोलिजन थ्योरी में रेट बराबर बोल सकते हो z इंटू एफ। ये z क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। f क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। चलिए नोट करिए भैया, जेड के सामने एरो बना के लिख लेना कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जेड के सामने एरो बना के लिख लेना कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एफ के सामने एरो बना के लिख लेना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। मैडम को दिया, नीचे मैडम को दिया।
मैम को कह देंगे सर ने किया। हाँ, क्या ना वो जो कल फोटो कॉपी हुई है उसका बिल। जिसको कल सीट नहीं मिली। ऐसा कौन है जिसको कल केमिकल काइनेटिक्स की सीट नहीं मिली? नहीं, रुक जाओ, हाथ खड़ा करो। क्यों नहीं मिली? क्यों? हाँ, तेज बोलो। लेट? क्या हम कभी ये गलत बहाना मेरे भाई, हम कभी भी लेट होने पे बच्चे को रोकते ही नहीं है, ये गलत। अच्छा, दिमाग डिस्टर्ब हो गया था, हाँ ये बोलो, देर हो गई, ये गलत बात है। 2 सीट दो इसको, जिसको बता रहे हैं। हाँ, और किसको नहीं? तुम्हें क्यों नहीं मिली थी? रुक जाओ। हाँ, रिकॉर्डेड कर लिया था, अच्छा लाइव किया था। दो इसको भी। और किसको नहीं मिली सीट? उसकी पहली क्लास है, उसको भी दो, इसको भी दो। और कौन? दे दे बेटा, अगली बार नहीं देंगे, इसको सीट दो, एक इसको देना। चलो दे दो। हाँ इसको। तुम्हें क्या बे? तुम कहाँ घूमने गया था? जेड स्क्वायर क्या बे? हाँ भैया, आगे लिखिएगा। कोलिजन थ्योरी में रेट कांस्टेंट के बराबर पी जेड ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। चलिए, कोलिजन थ्योरी में बस इधर 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 के बराबर पी जेड ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। यार ये तो पता ही ना, के क्या होता है? रेट कांस्टेंट, बताने की जरूरत तो नहीं है। पी के सामने एरो बना के लिखो स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक हिंड्रेंस का नाम सुना है? ये स्टेरिक फैक्टर है, सेम स्पेलिंग के साथ, स्टेरिक फैक्टर। अब स्पेलिंग क्या है वो तुम समझ लो। स्टेरिक फैक्टर, जेड पता है क्या? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ई बोलो क्या होगा? ई क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी। ई क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, लिख लिया। आर पता है बे क्या? गैस कांस्टेंट, याद है ना? वैल्यू बताओ क्या रखेंगे? 8.314 हमेशा इस चैप्टर में। टी क्या है? टेम्परेचर एट केल्विन। टी क्या है? टेम्परेचर एट केल्विन। चलो भैया अगला पॉइंट लिखो। हाँ भैया ध्यान दो। थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर क्या? एवरेज एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्चुअल में थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर होता है एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज एनर्जी। नोट करो भैया, थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखना, शॉर्टकट में मत लिखना वरना बाद में इसको तुम टोटल एनर्जी समझोगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज एनर्जी। कभी कभी किसी किसी बुक में आप देखते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन, तो उसकी डेफिनेशन एक्टिवेशन एनर्जी से मैच करती हुई दिखाई देती है। बहुत बार थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन एक्टिवेशन एनर्जी से एकदम मैच करती हुई दिखाई देती है। एक्चुअल में क्या होता है, जब एवरेज एनर्जी 0 हो जाती है
तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी, और इस टाइम पे डेफिनेशन दोनों की सेम लगती है। तो जो डेफिनेशन लिखी होती है एक्चुअल में उस टाइम पे एवरेज एनर्जी कितनी होती है? 0। तो लिख लीजिएगा, इफ एवरेज एनर्जी 0, if average energy 0, then if average energy 0, then threshold energy बराबर activation energy। भैया इसको हटा दें, ठीक बात। एक क्वेश्चन लिखिएगा, A convert to B plus C, केमिकल रिएक्शन लिखिए, A convert to B plus C। if initial pressure of A P naught if initial pressure of A is P naught and total pressure of system is P of T, and total pressure of system is P of T, reaction is first order if initial pressure of A is P naught and total pressure of system is Pt, reaction is first order, then represent the rate constant in the term of P naught and Pt, in the term of, ये लिखा है बेटा, in the term of P naught and Pt। देखो एक्चुअल में जब हम लोग को कोई सहूलियत मिलती है ना, तो उसकी निगेटिविटी भी बहुत होती है, मेरी बात समझना। जैसे कि एक सहूलियत है कि यार आज कोई छोटा सा ही काम पड़ गया, चलो हटाओ यार, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे, बात समझना। तो होता क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर 5-6 हो जाते हैं, फिर आप देखते तो हो लेकिन फील नहीं करते हो। क्लास में पढ़ना और रिकॉर्डेड देखना, रिकॉर्डेड वाले सुन तो नहीं रहे पाताल आसमान का अंतर है साहब, जमीन आसमान का नहीं, वो आपको भी समझ में आता होगा। तो भाई जो मजबूरी है जिनकी ऑनलाइन ही पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप यहाँ हो, ऑफलाइन आ रहे हो, तो कोशिश किया करो कि ऑफलाइन ही पढ़ेंगे। ऑनलाइन में वो चीज़ नहीं आ पाएगी जो ऑफलाइन में आपको मिलेगी। बोलोगे क्यों नहीं आ पाएगी यार, वही तो कंटेंट है, सब कुछ वही है। सब कुछ वही नहीं है। ऑनलाइन में पता है क्या है, लीड लगी है, फ़ोन लगा है, चाय भी चल रही है, कॉफ़ी भी चल रही है, खाना भी चल रहा है, लेक्चर भी चल रहा है, सहूलियत बहुत है, लेटे भी हैं बेड पे, पढ़ भी रहे हैं। अबे वो चीज़ नहीं हो पाएगी, मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए कोशिश करना ऑफलाइन क्लास करने की। हाँ भैया, क्वेश्चन करना नहीं है, हम बता रहे हैं, ध्यान देना। 2 बातें करेंगे। पहली बात टाइम 0 पे, दूसरी बात टाइम t पे। टाइम 0 का मतलब हो गया साहब इनिशियल प्रेशर कितना दिया है, P नॉट, राइट ना। टाइम 0 का मतलब है कि अभी रिएक्शन नहीं हो पाई है, और अगर रिएक्शन नहीं हो पाई है तो प्रोडक्ट भी नहीं बना है, और अगर प्रोडक्ट बना नहीं है तो होगा कितना, 0 0। टाइम आगे बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ये डिक्रीज करेगा और ये इंक्रीज करेगा। तो मान लिया P नॉट में से P डिक्रीज हो गया, P नॉट माइनस P, तो यहां इंक्रीज कितना हुआ, P, यहां इंक्रीज कितना हुआ, P।
तो यहां पे हम लिख लें PT बराबर, PT क्या है, टोटल प्रेशर बराबर क्या, ये प्लस ये, यही तो होगा टोटल प्रेशर, ये प्लस ये तीनों को जोड़ो तो P नॉट माइनस P प्लस P माइनस P प्लस P कैंसिल हो गया, क्या आ गया, P नॉट प्लस P। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है साहब, K बराबर 2.303 अपॉन T log ऑफ PI अपॉन PF। PI में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनिशियल कितना है, P नॉट है, तो यहां पे P नॉट रख देंगे तो K बराबर 2.303 अपॉन T log ऑफ क्या रख दिया बेटा, P नॉट। समस्या है फाइनल वाले में, क्योंकि फाइनल क्या है, P नॉट माइनस P, और हमें किस टर्म में निकालना है, PT के टर्म में। यहां पे जो दिखाई दे वो क्या दिखाई दे, हमने क्वेश्चन में क्या बोला कि रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ P नॉट एंड PT। तो अगर आपने ये रखा फाइनल तो इसमें PT तो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, यहां तो P हो रहा है, तो भैया क्या करोगे, P की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, समझे नहीं। अबे PT बराबर क्या निकाला था, P नॉट प्लस P, तो ये P नॉट प्लस P, तो P बराबर क्या हो गया, PT माइनस P नॉट। अबे P नॉट इधर आएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, तो P बराबर हो गया PT माइनस P नॉट। अब इस P की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो भैया, ये P की वैल्यू उठाओ और इसको उठा के यहां पे रख दो। एक काम करते हैं, यहां रख लेते हैं, क्या बोल लिया जाए, PA या PF। A क्यों, A का प्रेशर है ना, तो A के प्रेशर की बात कर रहे हैं, कितना है, P नॉट माइनस P, तो P नॉट माइनस P, और P की वैल्यू उठा के ये यहां पे पुटअप कर दो। अभी P की वैल्यू उठा के यहां पुटअप कर दो तो क्या आ जाएगा, कोई नहीं P नॉट माइनस P। इस P की वैल्यू उठा के यहां पुटअप कर दो तो ये आ जाएगा PA बराबर P नॉट माइनस P की जगह क्या, PT, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस P नॉट। बस समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, बहुत कठिन बात है ये बेटा। माइनस का जब गुणा करते हैं तो माइनस से मुलाकात माइनस से होती तो क्या हो जाता है, प्लस। तो एक्चुअल में ये माइनस था और इसकी जगह ये वैल्यू रखी है तो ये तो माइनस हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो P नॉट और P नॉट कितना हो गया, 2P नॉट, ये हो गया 2P नॉट माइनस ऑफ PT। तो भैया ये फाइनल प्रेशर की जगह उठा के रख दो कि ये 2P नॉट माइनस ऑफ PT, ये आ गया आंसर। एक बार और देख लेना। आपसे क्वेश्चन में बोला था कि ये कोई रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, हमें P नॉट और PT के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इनिशियल प्रेशर P नॉट है, प्रोडक्ट बना नहीं होगा, 0 0, टाइम आगे बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ये घटेगा ये बढ़ेगा। मान लिया P नॉट में से P कम हो गया तो ये P बढ़ा और P बढ़ा, तो टोटल प्रेशर क्या हो गया, ये प्लस ये, तो टोटल प्रेशर मतलब PT बराबर ये प्लस ये, तो ये कैंसिल हुआ, P नॉट प्लस P आया। P की वैल्यू यहां से निकाल ली तो P बराबर हो गया PT माइनस P नॉट। PT बराबर क्या आया था, P नॉट प्लस P, तो P बराबर क्या आ गया, PT माइनस P नॉट। इस P की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, इस P की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, ये तो ये आ गया 2P नॉट माइनस PT, और इसको उठा के रखा फाइनल प्रेशर में, ये आ गया आंसर। फटाक से नोट कर डालो, ये प्रेशर वाला क्वेश्चन है जो थोड़ी बहुत दिक्कत करता है। एक बार जरा ध्यान से देख लो, समझ में ना आया हो किसी को तो धीमे से इशारा कर दो, एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। एक बार बता दें, ठीक, नोट करो, एक बार और बता रहे हैं, पहले नोट कर डालो फटाक से, फिर एक बार और बता रहे हैं। यहां तक आ गया होगा, यहां तक आ गया होगा, बस दिक्कत यहां से हुई होगी।
है ना, दिक्कत यहाँ पे हुई है। वेरी गुड, क्योंकि जहाँ पे केमिस्ट्री खत्म होगी और गणित शुरू होगी दिक्कत वही होगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो अभी गणित दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कत हुई, पहले इसको नोट कर डालो फटक से। पानी पीने दोगे, हम तो हट ही जा रहे हैं, पानी तो पी लेने दो। लो भैया हट। हाँ बेटा, हाँ बेटा ऐसे ही बंद कर दूँ? हाँ, और चाय पिलवा दो यार। ठीक है, बे नोट कर लिया? नोट करो फिर एक बार और इसको बता रहे हैं। हटा दें भैया? ठीक, हाँ भाई ध्यान देना, फटाक से बता रहे हैं। ए कन्वर्ट हो रहा था बी में और सी में। दो बातें, पहली बात टाइम जीरो पे, दूसरी बात टाइम टी पे। टाइम जीरो पे प्रेशर पी नॉट था, यहाँ पे जीरो और जीरो होगा। टाइम टी पे पी नॉट माइनस पी हुआ, ये पी हुआ, ये पी हुआ। टोटल प्रेशर मेरे भाई क्या हुआ, ये प्लस ये प्लस ये, तो पी नॉट माइनस पी प्लस पी, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या, ये पी नॉट प्लस पी। तो पी टी बराबर पी नॉट प्लस पी। तो बेटा P बराबर क्या हो गया, पी टी माइनस पी नॉट। इसमें कोई दिक्कत? तो ये हो गया P बराबर पी टी माइनस ऑफ पी नॉट। ठीक, यहां पे जो आप वैल्यू रख रहे हो, यहां पे जो भी आप वैल्यू रखोगे पी नॉट माइनस पी में, तो यहां पे उठा के पुटअप करो। हेलो हेलो, ये वैल्यू उठा के यहां पुटअप करो, ये वैल्यू उठा के आपने ये पुटअप कर दी। तो यार ये क्या बना, ये यहां वाला प्रेशर क्या बना, यहां वाला प्रेशर मतलब ए वाला प्रेशर क्या बना, ये था क्या, ये था पी नॉट माइनस ऑफ पी। तो बराबर पी नॉट माइनस पी की जगह ये, पी की जगह ये, पी की जगह ये, पी की जगह क्या, पी नॉट माइनस पी। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं यार, पी नॉट माइनस पी। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ गड़बड़ कर दिया, संगत का असर आता है। तो यहाँ पे ये पी नॉट माइनस पी की जगह क्या रख दिया, पी टी माइनस पी नॉट। अबे पी की जगह क्या रख दिया, पी टी माइनस पी नॉट। तो ये ब्रैकेट पी टी माइनस ऑफ पी नॉट, माइनस का गुणा कर दो पूरी इक्वेशन में। माइनस का गुणा करोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, देख लो, पी ए बराबर पी नॉट माइनस का गुणा किया तो माइनस पी टी और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस पी नॉट। तो यार एक पी नॉट ये प्लस में, एक पी नॉट ये प्लस में, तो एक और एक क्या होता है, 11। वेरी गुड। 2 पी नॉट और माइनस क्या, पी टी,
ये क्या हो गया, ये प्रेशर ए का हो गया फाइनल वाला जो हमें पुटअप करना है। अब क्या बचा बे, क्वेश्चन खत्म। के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल अपॉन फाइनल। इनिशियल कितना है, पी नॉट है, पी नॉट रख दिया, फाइनल पी नॉट माइनस पी था, लेकिन हमें पी के टर्म में नहीं रखना है, हमें किसके टर्म में रखना है, पीटी के टर्म में। तो पीटी के टर्म में रखोगे तो ये रख दो यार, तो 2 पी नॉट माइनस ऑफ पीटी, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में भी एम्स में भी। तो आप सिंपल सी बात ध्यान रखो, अगर पीटी के टर्म में पूछ रहा है तो यहां से वैल्यू आप निकालोगे, यहां से वैल्यू निकालोगे टोटल प्रेशर की, ये प्लस ये, पी की वैल्यू उठा के यहां पुटअप कर दोगे, पीटी के टर्म में सीधे आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी। ठीक, अब सुन लो, उनके लिए जो समझना नहीं चाहते हैं, याद ही करना चाहते हैं, समझ लोगे ज़्यादा बेटर है। आपके सिलेबस में अगर ऐसी इक्वेशन है, अगर ऐसी इक्वेशन है, मतलब एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, अभी तक प्रेशर के पैटर्न के टोटल 7 क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें से नीट में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, नीट में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है। तो चांस होता है 90% इस टाइप की इक्वेशन आने का। एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट के लिए प्रेशर का सीधा फंडा ये होता है के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी, अगर एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट हैं तो, वरना कोशिश करना सॉल्व कर लेना यार, ठीक है, वो हमने बता दिया आपको। लेकिन अगर डायरेक्ट इस इक्वेशन के लिए याद करना हो तो डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हो कि ये फॉर्मूला होगा। अगर एक रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट हैं, याद मत करना, सिंपल है यार, आपने टोटल प्रेशर निकाला, पुटअप किया, सीधे आंसर आ गया। अब बताओ, अब समझ में आ गया भैया, अब समझ में आ गया पक्का? एक बार और देख लो, के बराबर क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल अपॉन फाइनल। इनिशियल प्रेशर क्या है, पी नॉट है, आपने पी नॉट रखा, फाइनल क्या है, पी नॉट माइनस पी है, तो आप पी नॉट माइनस पी भी रख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें रिप्रेजेंटेशन पीटी के टर्म में चाहिए, टोटल प्रेशर हमें दिखना चाहिए। तो हमें यहां किसी तरह से पीटी लाना था, तो हमने क्या किया, ये पीटी बराबर पी नॉट माइनस प्लस पी बनाया था, यहां से पी की वैल्यू निकाल ली, तो पी बराबर पीटी माइनस पी नॉट हो गया, और पी की वैल्यू उठा के यहां पुटअप कर दी, ये फाइनल प्रेशर उठा के यहां रख दिया और आ गया आंसर। बात समझ में आ गई भैया? अगला पेज, हेडिंग डालो केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, यार इक्विलिब्रियम एक्चुअल में 2 जगह जनरेट होता है, एक फिजिकल में और एक केमिकल में। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है वो तो बात की बात है यार, केमिकल प्रोसेस क्या है पहले ये तो पता करें, फिर तो बात करेंगे इक्विलिब्रियम की बाद में। अच्छा एक बात बताओ, फ्रिज में तुमने पानी रखा, सुबह क्या मिलेगी, बर्फ। प्रोसेस केमिकल या फिजिकल? प्रोसेस फिजिकल। रेड कलर में तुमने वाइट कलर मिलाया, एक नया कलर बना जिसको बोलते हैं पिंक कलर, मिला के देखना पिंक बनेगा भाई जी। प्रोसेस कैसा, केमिकल या फिजिकल? घंटा केमिकल नहीं है, बोले केमिकल मिला दिया तो केमिकल प्रोसेस, केमिकल मिला दिया तो केमिकल प्रोसेस। अबे कोई केमिकल प्रोसेस तब तक नहीं होता है जब तक इलेक्ट्रॉन का आवागमन ना हो, या तो इलेक्ट्रॉन जाए या तो इलेक्ट्रॉन आए। बोले पानी में तेल मिला दिया, प्रोसेस बोले केमिकल, केमिकल मिलाया है, केमिकल प्रोसेस हो गया। भाई कोई केमिकल प्रोसेस नहीं, कैसे केमिकल प्रोसेस? ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है ना तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। बोले पेट्रोल में डीजल मिला दिया, केमिकल प्रोसेस। अबे कैसे केमिकल
केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस है, तुमने फिजिकली मिलाया है, ना तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है ना तो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। जब तक इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं होगा तब तक प्रोसेस केमिकल नहीं होगा। अब समस्या यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है? अबे दिखेगा तुम्हें, समझे नहीं। एक बात बताओ, तुमने पानी लिया था, पानी का फॉर्मूला क्या? H2O। पानी से आइस बना दिया, आइस का फॉर्मूला क्या? H2O होता है। H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? -2। H2O में ऑक्सीजन की स्टेट कितनी? -2। H2O में हाइड्रोजन की स्टेट कितनी? +1। यहां भी कितनी? +1। क्या हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई? नहीं। क्या ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई? नहीं। जब तक ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं होगा। तो हमें देखना क्या है? हमें इतना देखना है रिएक्शन में क्या ऑक्सीडेशन नंबर बदल रही है। अगर बदल रही है तो प्रोसेस केमिकल है, अगर नहीं बदल रही है तो प्रोसेस केमिकल नहीं हो सकता है किसी भी हाल में। मतलब आपने क्या किया, PCl3 से PF3 बना दिया। PCl3 में फास्फोरस की स्टेट पता है कितनी होती है? +3। कितनी होती है? +3। और PF3 में फास्फोरस की स्टेट +3। तो यहां पे अगर हम सिर्फ इतने की बात करें, फास्फोरस की अगर बात करें, हम पूरी की बात नहीं, यहीं की बात करें खाली, तो +3 से +3 क्या ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है? नहीं। यहां भी +3, यहां भी +3, सेम स्टेट है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हुआ है तो प्रोसेस किसी भी हाल में केमिकल नहीं हो सकता है। प्रोसेस कैसा होगा? फिजिकल। तो हम लोग इक्विलिब्रियम दो जगह देखते हैं, एक फिजिकल में और एक केमिकल में। जब फिजिकल में देखेंगे तो फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा, जब केमिकल में देखेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस तब तक नहीं होगा जब तक इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन ना हो। हमें कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है? वो बताएगी ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बदल रही है, ऑक्सीकरण संख्या बदल रही है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है तो प्रोसेस केमिकल है, वरना प्रोसेस कैसा है? फिजिकल। पॉइंट बना के लिखिए, पॉइंट नंबर 1। केमिकल प्रोसेस तब तक नहीं होगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है वो तो बात की बात है, पहले प्रोसेस केमिकल क्या होता है वो तो देख लें। केमिकल प्रोसेस तब तक नहीं होगा जब तक केमिकल प्रोसेस तब तक नहीं होगा जब तक इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन ना हो। जब तक इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन ना हो। अगर इसी में लिखना, अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में लॉस या गेन हो रहा है। और प्रोसेस केमिकल है, और प्रोसेस केमिकल है। वरना फिजिकल प्रोसेस होगा। वरना फिजिकल प्रोसेस होगा। पॉइंट नंबर 2, इक्विलिब्रियम अगर केमिकल प्रोसेस में अप्लाई करेंगे
इक्विलिब्रियम अगर केमिकल प्रोसेस में अप्लाई करेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम अगर केमिकल प्रोसेस में अप्लाई करेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। और अगर फिजिकल प्रोसेस में अप्लाई करेंगे और अगर फिजिकल प्रोसेस में अप्लाई करेंगे तो फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा। और अगर फिजिकल प्रोसेस में अप्लाई करेंगे तो फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा। ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम सिर्फ केमिकल होता है, इक्विलिब्रियम फिजिकल भी होता है। पानी गर्म करते हो? अब तो सर्दी आ गई, पानी तो गर्म करते ही होगे। वैसे तो नहाते ही नहीं हो महीनों, खाली क्लास के टाइम पे बाल वाल ठीक कर लिए, थोड़ा परफ्यूम मार लिया, बस काम खत्म। वरना जब पानी गर्म करते हो तो पानी गर्म करने का प्रोसेस क्या होता है कि बहुत हल्की हल्की सी ड्रॉप गर्म होते टाइम पे ऊपर उठ रही होती, बहुत लाइट सी ड्रॉप। अगर आप गर्म होते देखोगे तो बहुत छोटी छोटी सी ड्रॉप ऊपर उठ रही होती, बुलबुले उठ रहे होते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो वाटर की ड्रॉप हीटअप हो गई होती हैं वो ऊपर आ रही होती हैं, और जिनको हीट होना है वो नीचे जा रही होती हैं। नीचे जाने वाली नहीं दिखती हैं क्योंकि कम होती हैं, ऊपर आने वाली दिखती हैं आपको। ठीक, तो प्रोसेस क्या होता है, जो हीटअप हो गई वो ऊपर आ रही, जिनको हीट होना है वो नीचे जा रही। तो मान लीजिए पहली बार में 50 वाटर की ड्रॉप हीटअप होके ऊपर आई और 5 ड्रॉप हीटअप होने के लिए नीचे गई। 50 ऊपर आई, 10 नीचे गई, 50 ऊपर आई, 20 नीचे गई, 50 ऊपर आई, 40 नीचे गई, 50 ऊपर आई, 50 ही नीचे गई। इस टाइम को बोलेंगे इक्विलिब्रियम टाइम। इस टाइम को क्या बोलोगे, एक जितनी वाटर की ड्रॉप हीट होके ऊपर आ रही हैं उतनी ही वाटर की ड्रॉप हीट होने के लिए नीचे जा रही हैं। इसको क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम टाइम। ये आप पढ़ते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, वेपर प्रेशर में। इस टाइम पे जब वेपर ऊपर उठ रही होती है ना, रॉकेट देखा है, रॉकेट में आग लगाते हो ऊपर जाता है। ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि नीचे क्या लगाता है, प्रेशर। जब तक वो नीचे प्रेशर नहीं लगाएगा तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा। तो वो जब नीचे प्रेशर मारता है तभी तो ऊपर जाता है। तो वेपर जब सरफेस से गर्म होकर ऊपर उठ रही होती है ना, तो वेपर नीचे क्या लगा रही होती है, प्रेशर अप्लाई कर रही होती है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है। तो जो वेपर सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करती है वही तो होता है क्या, वेपर प्रेशर। ये आप पढ़ोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, सॉल्यूशन एंड तो। लेकिन हमें अभी इतना बता दो, ये जो इक्विलिब्रियम यहां जनरेट हुआ ये केमिकल था या फिजिकल था, केमिकल या फिजिकल? फिजिकल हुआ यार, केमिकल कहां से? अभी नोट कर लिया, ठीक। अगला पॉइंट लिखिएगा जरा, क्या लिखा है अभी, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब जरा ध्यान देना, रिएक्शन दो टाइप की, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। अगर कभी प्रैक्टिकल किया हो अपने लैब में तो हम लोग क्या लैब में कमीनापना करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में एसिड लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में बेस लेते हैं। एसिड बेस मिलाते हैं तो थोड़ा सा आवाज आती है, छा 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 ऐसे आवाज आती है, मतलब मजा आ रहा है। तो एसिड को बेस में मिलाते हैं। क्या एसिड को बेस में मिलाने के बाद जो बना उससे आप फिर से एसिड और बेस अलग अलग कर सकते हो? इम्पॉसिबल। दुनिया का कोई प्रोसेस ही नहीं बना जहां पे आप ऐसे एसिड को बेस को क्या कर लो, अलग कर लो। तो ये रिएक्शन कैसी हुई, वन डायरेक्शन या बोथ डायरेक्शन? वन डायरेक्शन। ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ वन डायरेक्शन चले उसको बोलते हो इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हो, इरिवर्सिबल रिएक्शन। आपने क्या किया, कोई पेज लिया, पेज में आग लगा दी, बे आवाज नहीं, पेज में आपने आग लगा दी, उसको जला दिया। जलाने के बाद जो बना, जो राख बनी, क्या उस राख से फिर से वो पेज बना सकते हो? इम्पॉसिबल।
दुनिया की जितनी भी कंबशन रिएक्शन है, दुनिया की जितनी भी कंबशन रिएक्शन है, वो हमेशा कैसी होती? इररिवर्सिबल। कैसी होती? इररिवर्सिबल। आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट कराया नमक के साथ, NaCl के साथ। जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट को आप रिएक्ट कराओगे, जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट को आप रिएक्ट कराओगे NaCl के साथ, तो क्या बनेगा? AgCl बनेगा और साथ में बनेगा NaNO3। AgCl बनेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा सॉलिड टाइप का। प्रेसिपिटेट मतलब जो सॉलिड हो जाए, थोड़ा नीचे बैठ जाए सॉल्यूशन में। तो अब ये हो गया सॉलिड, तो अब तो ये इससे रिएक्ट नहीं कर सकता। रिएक्ट नहीं कर सकता है तो क्या बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन? नहीं जाएगी। तो ये रिएक्शन भी कैसी हो गई? वन डायरेक्शन, मतलब इररिवर्सिबल। खाली ये नहीं, दुनिया की हजारों रिएक्शन जहां पे प्रोडक्ट पे कोई भी प्रेसिपिटेट बन जाए, तो एक लाइन में बोलूं तो क्या बोलेंगे? ऑल द प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन, क्या? ऑल द प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन आर irreversible, all the combustion reaction are irreversible, all the neutralization reaction are irreversible। लिखना स्टार्ट करिएगा हेडिंग डाल के, reversible and irreversible reaction, reversible and irreversible reaction। reversible and irreversible reaction। अब अलग से हेडिंग डालना, पॉइंट फॉर इररिवर्सिबल रिएक्शन, पॉइंट फॉर इररिवर्सिबल रिएक्शन, पॉइंट फॉर इररिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ एक डायरेक्शन में चले, ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ एक डायरेक्शन में चले और उसके बाद स्टॉप हो जाए, ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ एक डायरेक्शन में चले और उसके बाद स्टॉप हो जाए, ऐसी रिएक्शन को इररिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन को इररिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बना लो भैया, ये बच्चों वाली बात, और इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे काम नहीं पड़ेगा लेकिन बना लो, इस वाले एरो से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इररिवर्सिबल रिएक्शन को। सम एग्जाम्पल, हेडिंग डालो, सम एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल? इररिवर्सिबल रिएक्शन के। पॉइंट नंबर 1, all the combustion reaction are irreversible in nature। all the combustion reaction are irreversible in nature। जितनी भी कंबशन रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं? इररिवर्सिबल। कंबशन रिएक्शन कैसे पहचानोगे? रिएक्टेंट साइट पर ऑक्सीजन का होना। तो इसी के नीचे लिखो, अगर रिएक्टेंट साइट पर ऑक्सीजन है मतलब रिएक्शन कंबशन है। अगर रिएक्टेंट साइट पर ऑक्सीजन है मतलब रिएक्शन कंबशन है। अगर रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन है तो कंबशन है, और कंबशन है तो कैसी होगी? रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल? इररिवर्सिबल। कंबशन रिएक्शन कैसी होगी? इररिवर्सिबल। वे ध्यान देना, जितना कार्बन हो उतना CO2 बना दो। कार्बन कितना है? 1 है तो 1 CO2 बना दो, और जितना H हो
उसका हाफ मोल वाटर बना दो। H कितना है 4, 4 का आधा कितना हुआ 2, 2 मोल वाटर बना दो। नीचे आ जाओ, जितना कार्बन हो उतना CO2 बना दो। 2 कार्बन है, 2 मोल CO2 बना दिया, प्लस जितना H हो उसका हाफ मोल वाटर बना दो। 6 का आधा कितना साहब 3, 3 मोल वाटर बना दिया। ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 और 2 4, 2O2 हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, 2 दूनी 4, 4 3 7, तो यहाँ पे कर दो 7/2। अबे तुम्हें बैलेंस नहीं करना है बे, तुम्हें रिएक्शन देख के बतानी है कि रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। तो इतना देखना है रिएक्टेंट साइड पर अगर ऑक्सीजन है तो रिएक्शन कंबशन है, कंबशन है तो कैसी है इरिवर्सिबल। बैलेंस करने से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल नोट करो, दोनों में से एक भी एग्जाम्पल याद मत करना। हजारों रिएक्शन कंबशन हो सकती हैं, तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि अगर रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन है तो कंबशन है, और अगर कंबशन है तो 100% रिएक्शन कैसी होगी इरिवर्सिबल। नोट कर लिया भैया, नोट कर लिया। नोट कर लिया भैया। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल 2 या पॉइंट नंबर 2 लिखिए। ऑल द precipitation reaction, all the precipitation reaction are irreversible in nature. All the precipitation reaction are irreversible in nature. जितनी भी प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन होती हैं वो कैसी होती हैं इरिवर्सिबल। इसी में एक नीचे पॉइंट लिखना, नीचे एक पॉइंट लिखना, प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन का मतलब, लिखो लिखो, प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शन जहां प्रोडक्ट साइड पर किसी का प्रेसिपिटेट बन जाए। प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शन जहां प्रोडक्ट साइड पर किसी का प्रेसिपिटेट बन जाए। चलो एक एग्जांपल लिख लेते हैं। NaCl प्लस AgNO3 gives to AgCl प्लस AgCl प्लस NaNO3 वाइट प्रेसिपिटेट। चलो भैया नोट करो, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बाय द वे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, तो जब ऑप्शन में ऐसे रिएक्शन लिखी होगी ना तो वहां ऐसा एरो बना होगा, ठीक है। नहीं भी बना होगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपको हम याद करा देंगे कि कहाँ प्रेसिपिटेट बनता है और कहाँ नहीं बनता है। तो प्रोडक्ट साइड पर अगर किसी का भी प्रेसिपिटेट बन जाए तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हो प्रेसिपिटाइजेशन। और प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन हमेशा कैसी होती है इरिवर्सिबल, दोनों डायरेक्शन में नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती है, स्टॉप हो जाती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसको हटा दे भैया, नोट कर लिया, टिक। पॉइंट नंबर 3, ऑल द acid base neutralization reaction, all the acid base neutralization reaction are irreversible in nature. All the acid base neutralization reaction are irreversible in nature. All the acid base neutralization reaction are irreversible in nature. बोलो HCl एसिड है या बेस है? अबे एसिड है। NaOH क्या है? बेस।
तो एसिड बेस से रिएक्शन हो रही हो, समझ लेना कैसी है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। नोट करो, सॉल्ट बन जाएगा प्लस थोड़ा सा पानी, या ये ना रिएक्ट कर रहा हो, H2SO4 रिएक्ट कर रहा हो, H2SO4 रिएक्ट कर रहा हो KOH के साथ, इसके 2 मोल हो, और ये बन जाए K2SO4 साथ में वाटर। हमें नहीं मतलब क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, हमें इस बात से मतलब है कि ये है एसिड और ये है बेस, बस बात खत्म। एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन कैसी होगी, इरिवर्सिबल। इतनी बात दिमाग में रखनी है। बनाओ फटाक से एग्जांपल। एग्जाम्पल याद मत करना, पॉइंट याद करना। पॉइंट याद क्या करना कि कोई भी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी हमेशा कैसी होगी, इरिवर्सिबल। कंबशन रिएक्शन इरिवर्सिबल, प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन इरिवर्सिबल। नोट कर लिया भैया, हटाएं इसको, ठीक। डिकम्पोजिशन, अगला एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल। डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, decomposition of KClO3 is irreversible reaction. Decomposition of KClO3 is irreversible reaction. KClO3 बेटा, ये decomposition of KClO3 is irreversible reaction. नोट कर लो। रिएक्शन को बैलेंस होने से कोई मतलब नहीं, क्या बन रहा है कोई मतलब नहीं, बस मतलब इस बात से है कि KClO3 अगर टूटेगा, डिकम्पोज होगा, तो रिएक्शन कैसी होगी, इरिवर्सिबल। लिख लिया भैया? अगला पॉइंट लिखिए। अगला एग्जाम्पल नहीं है, अगला पॉइंट है इसी का। अच्छा एक बात बताओ, अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है मतलब क्या है कि A से क्या बना B, B से क्या बना A। अगर इरिवर्सिबल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड गई, B बना, फिर B से A, फिर A से B, फिर B से A। आपसे पूछा ये रिएक्शन 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कब कंप्लीट होगी, कभी नहीं। इरिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, नेवर बी कंप्लीटेड। हाँ रिवर्सल तो बोल रहे हैं, बोलो हमने क्या बोला, बोलो हमने क्या बोला, रिवर्सिबल। देखो रिवर्सिबल बोला यार भैया, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट, अभी इरिवर्सिबल, अबे साइन कैसा बना हुआ है, साइन देखो ना यार, साइन कैसा बना हुआ है, क्या ये ऐसा साइन है, नहीं है, कैसा ऐसा है, ये साइन कैसा है, रिवर्सिबल का साइन है वे, तो रिवर्सिबल का साइन है, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही बैकवर्ड भी जा रही, किसकी बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल की। तो अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो A से B बना, B से A बना, A से B बना, B से A बना, क्या कभी भी ये रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी, नहीं। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन 10 साल कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन एक फिक्स टाइम पे कंप्लीट होती है। तो पॉइंट लिखिएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन, अबे इरिवर्सिबल लिख, इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीटेड एट फिक्स टाइम। कंप्लीट कौन होगी, इरिवर्सिबल, कंप्लीट कौन नहीं होगी, रिवर्सिबल। ठीक है, तो अभी पॉइंट लिखिएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीटेड एट फिक्स टाइम। एक फिक्स टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट कौन नहीं होती है, रिवर्सिबल। हेडिंग डालिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिवर्सिबल रिएक्शन। The reaction that is goes to forward direction, heading डालिए, reversible reaction. The reaction that is goes to forward direction as well as backward direction. The reaction that is goes to forward direction, the reaction that is goes to forward direction as well as backward direction.
is known as the reversible reaction, represented by the, ये साइन बना लेना भाई, represented by the अगला पॉइंट, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, हमेशा चलती रहेगी। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। नोट कर लिया भैया। रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हम जैसे जैसे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम लोग कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, रिवर्सिबल, तो देखते जाएंगे। जो काम की बात थी, जो दिमाग में रखना था, वो किसको रखना था, इरिवर्सिबल को। सो हमने आपको बताया रिवर्सिबल पूरे चैप्टर में देखते जाएंगे, बहुत सारी रिएक्शन देखेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि यार कोई केमिकल रिएक्शन है, मान लीजिए अपने पास रिएक्शन है, बोला ए है, ये बी से रिएक्ट कर रहा है, ये बना रहा है C+D। मान लिया ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मान लिया ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल होने का मतलब है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है और ये रिएक्शन बैकवर्ड भी आ रही है। भाई आपने क्या किया, एक लड़के को यहाँ पे खड़ा कर दिया और एक को यहाँ खड़ा कर दिया और दोनों से बोला साहब चलना स्टार्ट करो। एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल सेम है। तो वो दोनों जब जिस पॉइंट पे मिलेंगे, वो दोनों जब जिस पॉइंट पे मिलेंगे, क्या वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा? 100% यार। अबे एक ने वहां से चलना स्टार्ट किया, एक ने यहां से चलना स्टार्ट किया, जो वेलोसिटी इसकी है वही वेलोसिटी इसकी है, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलेंगे, क्या वो पॉइंट बीच का पॉइंट होगा? क्या वो पॉइंट मिड पॉइंट होगा? हाँ साहब मिड पॉइंट होगा। उसी पॉइंट को आप क्या बोलोगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलोगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम तब तक नहीं मिलेगा जब तक आगे चलने वाले की वेलोसिटी, जब तक इसकी वेलोसिटी के बराबर ना हो। अब ये टहलते हुए आ रहा है धीमे धीमे, वो भागते हुए आ रहा है, तो क्या मिड पॉइंट पे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, इम्पॉसिबल। दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? बराबर। जिस वेलोसिटी से ये इधर जा रहा है उसी वेलोसिटी से इसको इधर आना चाहिए, तभी मिड पॉइंट पे मुलाकात होगी, वरना मिड पॉइंट पे मुलाकात नहीं होगी। और अगर मिड पॉइंट पे मुलाकात नहीं होगी तो इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं होगा। तो हमें इतना बता दो सिर्फ, पहला पॉइंट, इन दोनों की डायरेक्शन सेम या अपोजिट? अपोजिट। एक जा रहा है ये इधर, ये नेरसी चौराहा, और एक जा रहा है इधर, छपेड़ा नहीं बे, अबे ये क्या है, ये बिग बाजार, ठीक है ना भाई, रे मोती। एक इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन दोनों की कैसी है? अपोजिट। पहली बात, इक्विलिब्रियम तब तक नहीं मिलेगा जब तक दोनों की डायरेक्शन अपोजिट ना हो। सेम डायरेक्शन होगी तो इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं मिलेगा। डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट। एक फॉरवर्ड, दूसरा बैकवर्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दोनों की वेलोसिटी इक्वल या अनइक्वल? इक्वल। दो बातें हैं, डायरेक्शन कैसी हो? अपोजिट हो। वेलोसिटी दोनों की कैसी हो? बराबर हो। जब वेलोसिटी बराबर होगी तब इक्विलिब्रियम मिलेगा, वरना इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। अच्छा, वेलोसिटी को केमिकल काइनेटिक्स में क्या बोलते हैं? बोलो सर, नहीं बोलते बेटा, बोलो बोलो। रेट। तो डर क्यों जाते हो? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? अबे केमिकल काइनेटिक्स में वेलोसिटी को क्या नाम देते हो? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या नाम देते हो? रेट। अभी तक वही तो पढ़ लेते यार, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसकी वेलोसिटी मतलब इसकी क्या? रेट। इसकी वेलोसिटी मतलब इसकी क्या? रेट। जब आपस में वेलोसिटी, बोलो बराबर या बराबर नहीं? अबे इसकी वेलोसिटी के बराबर होगी या नहीं होगी? होगी, तभी तो आएगा इक्विलिब्रियम। अगर दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी तो ये मिड पॉइंट पर नहीं मिलेंगे, और मिड पॉइंट पे नहीं मिलेंगे तो इक्विलिब्रियम आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो हमने ये मान लिया, ये हो गया RF।
अबे रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये रेट का मतलब क्या, वेलोसिटी, क्या हो गया, वेलोसिटी, और ये क्या हो गया, आर बी, बोले तो रेट ऑफ बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम कब जनरेट होगा, जब आर एफ बराबर किसके हो जाएगा, आर बी के। इक्विलिब्रियम तब तक जनरेट नहीं होगा, बोला आर एफ जो है वो आर बी के बराबर नहीं है। क्या इक्विलिब्रियम मिल सकता है किसी भी हालत में, इम्पॉसिबल, कभी नहीं मिल सकता है जब तक रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर ना हो जाए, जब तक रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर ना हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड के, तब तक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए दोनों बातें हमें याद दिलाओ। पहली बात हमें ये बताओ, वेलोसिटी इक्वल या अनइक्वल, इक्वल, डायरेक्शन सेम या अपोजिट, अपोजिट, डायरेक्शन कैसी, अपोजिट, वेलोसिटी कैसी, बराबर, वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या इक्विलिब्रियम के लिए ये लाइन लिख सकते हैं, if rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, then equilibrium will be stable. If it is stable in the chemical process, then is known as the chemical equilibrium. If it is stable in the physical process, then is known as the physical equilibrium. तो जरा लिखना शुरू करो, लिखिए फटाक से। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये लिखवाने जा रहे हैं। तो चाहो तो हेडिंग, क्योंकि हेडिंग की तुम्हें बड़ी इच्छा होती है तो हेडिंग डाल सकते हो, डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हम फिजिकल केमिकल दोनों लिखाएंगे। इफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, if rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, if rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, then equilibrium will be stable. Then equilibrium will be stable. If equilibrium is stable in any chemical process, if equilibrium is stable in any chemical process, then is known as the chemical equilibrium, then is known as the chemical equilibrium. If it is stable in any physical process, अभी आपने क्या लिखा था, if it is stable in any chemical process, then is known as the chemical equilibrium. आगे लिखिए, if it is stable in any physical process, if it is stable in any physical process, then is known as the physical equilibrium. लिखा भैया, नोट कर लिया, चलो याद है केमिकल काइनेटिक्स में लॉ ऑफ मास, याद है कि नहीं याद है, चलो देखते हैं। हमें इतना बताना, हमने वहां पे आधा लिखवाया था लॉ ऑफ मास सेक्शन, अब पूरा लिखवाएंगे क्योंकि वहां पे आधे का ही काम था, अब हमें यहां पे पूरे का काम पड़ेगा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के एक्टिव मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो भैया ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए, ये है रिएक्टेंट के लिए, और ये
जो रेट ऑफ बैकवर्ड है ये किसके लिए है? प्रोडक्ट के लिए। भाई ध्यान देना, ये जब रिएक्शन इधर जाएगी तो ये क्या हुआ? फॉरवर्ड, और जब इधर आएगी तो क्या हुआ? बैकवर्ड। ये फॉरवर्ड है कब? जब रिएक्टेंट है, और ये बैकवर्ड है कब? जब प्रोडक्ट है। तो बैकवर्ड किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। फॉरवर्ड वाला किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। अब सुनना, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास के मल्टीप्लिकेशन के। तो इन दोनों का रेट क्या है? RF। तो भैया ध्यान देना, RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितने भी रिएक्टेंट हैं उन दोनों रिएक्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर दो, A इंटू B। 3 होते तो A इंटू B इंटू C, 4 होते तो A इंटू B इंटू C इंटू D। तो अभी RF डायरेक्टली टू A इंटू B। चलो प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। तो RF बराबर कांस्टेंट आया क्या? बोलो, KF एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। तो भैया RB जो था रेट ऑफ बैकवर्ड, वो किसके लिए है? रिएक्टेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए? प्रोडक्ट के लिए। हमेशा दिमाग में रखना, जो बैकवर्ड होगा वो प्रोडक्ट का होगा, जो फॉरवर्ड होगा वो रिएक्टेंट का होगा, जो बैकवर्ड होगा वो प्रोडक्ट का होगा, जो फॉरवर्ड होगा वो रिएक्टेंट का होगा। तो ये जो RB है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के। तो प्रोडक्ट कौन है? एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D। अबे प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, फिर से क्या आएगा? कांस्टेंट। तो RB बराबर हो गया KB एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D। अच्छा एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब RF बराबर क्या हो? RB। तो हमने लिख लिया एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पे ये हो गया क्या? RF बराबर RB। तो अगर RF RB के बराबर है तो RF बराबर क्या है? KF A इंटू B, और RB बराबर क्या है? KB C इंटू D। तो अगर RF RB के बराबर है तो ये पूरा का पूरा क्या इसके बराबर नहीं होगा? हाँ यार होगा। तो ये इसके बराबर हो गया। तो ये KF एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B बराबर KB एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D। ये ध्यान देना, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ? RF RB के बराबर हुआ, RF RB के बराबर हुआ। अगर RF RB के बराबर है तो RF बराबर ये है और RB बराबर ये है, तो ये पूरा इसके बराबर हो गया। तो KF A इंटू B, KF A इंटू B बराबर क्या? KB C इंटू D, KB C इंटू D। अब एक काम करो, KB को KF के नीचे ले आओ और इस पूरे के पूरे टर्म को इसके नीचे ले आओ। तो देखो क्या बनेगा? KF अपॉन KB बराबर KF अपॉन KB बराबर एक्टिव मास ऑफ C इंटू D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इंटू B। इसी को लिख सकते हैं अपन लोग KC। ये कहाँ से आ गया भाई? इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या? KC। और KC क्या साहब? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो सकता है रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक बार फिर देख लेना, आपने कोई रिएक्शन लिखा A प्लस B कन्वर्ट टू C प्लस D। ये रिएक्शन लिखा भाई A प्लस B कन्वर्ट टू C प्लस D। इसका रेट लिखा, ये हो गया RF फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो गया RB बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड हमेशा प्रोडक्ट के लिए, फॉरवर्ड हमेशा रिएक्टेंट के लिए। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि जो जिसका रेट होगा वो उसकी कंसंट्रेशन के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका रेट इनकी कंसंट्रेशन के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल, और इसका रेट इनकी कंसंट्रेशन के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो क्या आ गया? कांस्टेंट। यहां भी क्या आ गया? कांस्टेंट। F था
तो KF लिख लिया, B था तो KB लिख लिया। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे RF बराबर क्या हो जाएगा, RB, RF बराबर RB। तो ये पूरा का पूरा टर्म इस टर्म के बराबर, तो ये इसके बराबर हो गया। तो इसको नीचे ले आए, इसको इसके नीचे ले आए, KF अपॉन KB बराबर C इंटू D अपॉन A इंटू B। इसको लिख लिया KC। KC इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हेडिंग डालिएगा लॉ ऑफ मास एक्शन, हेडिंग डालिएगा लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। According to law of mass action, according to law of mass action, according to law of mass action, rate of reaction, according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to rate of reaction is directly proportional to multiplication of active mass of reactant or product, multiplication of active mass of reactant or product। वहां पे क्या लिखा था हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में, रिएक्टेंट। यहां पे क्या लिखा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। फटाक से नोट करो भैया, पूरी कहानी नोट करो। पहले ये रिएक्शन लिखना, उसके बाद ये, एक बार और बोल दे, दोबारा बोल दे रहे भाई। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction is directly proportional to rate of reaction is directly proportional to rate of reaction is directly proportional to multiplication of active mass of multiplication of active mass of reactant or product, multiplication of active mass of reactant or product। चलो भैया नोट करो फटाक से, ये रिएक्शन नोट करना, पहले ये नोट करना पूरा, उसके बाद यहां पे आना। लिख लिया भैया। केसी के सामने लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी के सामने लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KF के सामने लिखो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, KF के सामने लिखो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। KB के सामने लिखो रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। नोट कर लिया भैया, हटाएं इसको, नोट कर लिया ना, चलो नोट कर लो, करो करो फटाक से करो। पहले क्वेश्चन आता था केसी के सामने एरो बना के बेटा
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी के सामने एरो बना के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअल में क्या है, किसका रेशियो, के बी के एफ का या के एफ के बी का, के एफ और के बी के रेशियो को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी बराबर के एफ अपॉन के बी। एक छोटा सा क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट बन सकता है, एक दो बार बना है, वैसे बनेगा नहीं, बहुत आसान होता है। क्या कि रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड की वैल्यू दी होगी, रेट कांस्टेंट बैकवर्ड की वैल्यू दी होगी, और क्या पूछा होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सीधे डिवाइड करेंगे और क्या निकाल लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है। अगर बाय द वे क्वेश्चन बने कि रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का दिया हो, रेट कांस्टेंट बैकवर्ड का दिया और क्या निकालना हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो भैया वैल्यू पुटअप करेंगे, डिवाइड करेंगे और क्या निकाल लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन जो अच्छा क्वेश्चन बनना शुरू होता है पहले टाइप का इक्विलिब्रियम से, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट से पहले टाइप का क्वेश्चन बनना शुरू होता है। नीट में 4 क्वेश्चन पूछ चुका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट से। तो यूनिट तो बात की बात है, पहले हम किसी केमिकल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिप्रेजेंट करना सीख लें। पहले हमें ये बताओ केसी बराबर इसके हिसाब से क्या है, देखो जरा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट या रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हेडिंग डालना रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। पॉइंट लिखना, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, और नीचे पॉइंट लिखना, इक्विलिब्रियम पर सॉलिड को कंसीडर नहीं करते हैं, इक्विलिब्रियम पर सॉलिड को कंसीडर नहीं करते हैं। ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। भैया ध्यान देना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी लिखोगे तो कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का। भैया ध्यान देना, एक मिनट, बहुत आसान बात है, पता भी होगी। केसी बराबर क्या, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो क्या लिखोगे, डिब्बा, और डिब्बे के अंदर प्रोडक्ट, और डिब्बे के ऊपर यहां जो मोल होगा, तो डिब्बे के ऊपर लगा दोगे पावर, 2 है पावर 2, 3 है पावर 3, हाफ है पावर हाफ, जो भी होगा वो पावर में चला जाएगा, अपॉन रिएक्टेंट कौन है, तो रिएक्टेंट N2, तो N2 का डिब्बा, कुछ नहीं था तो कुछ नहीं लगाया, मतलब 1 है। उसके बाद इनटू H2 का डिब्बा, मोल कितना है 3, तो पावर क्या लगा दोगे 3, काम खत्म। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। फटाफट नोट करिए, इसका काम क्या है, अभी आगे काम बता रहे हैं क्या है। बोले इसमें क्या बता दिया यार, ये तो हमने पहले ही पता था यार, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो लिखा तो था कि केसी बराबर एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। हाँ साहब लिखा था, केसी बराबर कोई दिक्कत नहीं, केसी बराबर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे अमोनिया था, अमोनिया लिखा, मोल 2 था, पावर 2 लगाया, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट लिखा, रिएक्टेंट कौन कौन था, N2 था, इनटू H2 था, H2 की पावर 3 थी, पावर 3 लगाया। जिन्होंने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा है वो एक बात ध्यान रखें, इस डिब्बे का मतलब होता है मोल अपॉन लीटर। जिन्होंने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा है वो एक बात दिमाग में फीड कर लें कि इस डिब्बे का मतलब होता है मोल पर लीटर। लिख लो नीचे, अभी काम पड़ेगा। एक्टिव मास बराबर मोल पर लीटर। हाँ साहब, अब जरा सुनना, पहला क्वेश्चन यूनिट से मिलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। उठा के देखना, 4 क्वेश्चन यूनिट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पूछ चुका है। एक क्वेश्चन 3 साल पहले पूछा था जहां पे P4 5O2 से रिएक्ट कर रहा था, P4O10 बन रहा था, पूछा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट बताओ। तो एक काम करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसी से निकालना स्टार्ट करते हैं। डिब्बे का मतलब क्या साहब, डिब्बे का मतलब क्या, मोल पर लीटर। दिमाग में फीड कर लो, डिब्बा मतलब क्या, मोल पर लीटर, राइट ना। डिब्बा मतलब क्या, मोल पर लीटर, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अगर तुम्हें किसी केमिकल इक्वेशन के लिए
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट निकालनी हो तो तुम क्या करना, केसी बराबर जो लिखते थे वो लिखना, क्या, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन अंदर के लोग गायब कर देना। समझे नहीं? डिब्बा ऑफ अमोनिया, डिब्बे की पावर 2, अंदर अमोनिया मत लिखना, दिमाग में लिखना कि ये डिब्बा किसका है, अमोनिया का। नीचे डिब्बा ऑफ नाइट्रोजन और डिब्बे की पावर 1, भैया 1 ही तो है, और उसके बगल में डिब्बा ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की पावर 3। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये डिब्बे की पावर 2 और नीचे डिब्बे की पावर क्या हो गई, 4 नहीं हो गई? अबे पावर 3 और 1 4 नहीं हो जाएगी? तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 2 से 2 क्या हो गया, खत्म, डिब्बे की पावर 2 बचा, तो डिब्बा ऊपर आएगा तो पावर प्लस की बजाय माइनस, तो क्या आ गया, डिब्बे की पावर -2। अबे एक बात बताओ, डिब्बा क्या, मोल पर लीटर, डिब्बे के अंदर क्या, मोल पर लीटर। तो जरा ध्यान देना, डिब्बे के अंदर अब हम लिख रहे हैं मोल पर लीटर, ये आ गया है डिब्बे की पावर -2 और डिब्बे का मतलब है क्या, मोल लीटर इनवर्स। तो भैया यूनिट क्या बनी, मोल की पावर -2, लीटर की पावर +-+++2, तो यूनिट बन गई मोल की पावर -2 और लीटर की पावर +2। नहीं समझ में आया? नहीं आया। पहला क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से कांस्टेंट निकालने का पूछेगा, 4 क्वेश्चन पूछ चुका है नीट में, उठा के देखना। कांस्टेंट निकालने को पूछे तुम क्या लिखोगे, केसी बराबर एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। बस एक बात दिमाग में रखना, जब यूनिट निकालनी हो तो डिब्बे के अंदर के लोगों को मत लिखना, वो दिमाग में लिखना, एक्टिव मास ऑफ अमोनिया उसकी पावर 2, एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन उसकी पावर 1, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन उसकी पावर 3। बस ये देख लेना कितना डिब्बा बचा। यहां डिब्बे की पावर 2, डिब्बे की पावर -2 बचा था, और डिब्बे का मतलब क्या होता है, मोल, लीटर की पावर -1 पुटअप किया, आंसर क्या आ गया, मोल की पावर -2, लीटर की पावर +2। तो हेडिंग डालना, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसी वाली रिएक्शन के लिए यूनिट पूरी निकालो फटाफट, और निकाल के ये नोट करो, याद मत कर लेना, निकालना, इक्वेशन बदलेगी यूनिट बदलेगी। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नोट करो भैया पूरा ये। नोट कर लिया भैया? भैया हटा दे, एक बार और, एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार समझाएंगे, टेंशन मत लो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराने बेटा। हटाएं इसको बेटा, अब तो नोट कर लिया ना यार, ठीक। भाई ध्यान देना, फिर समझा रहे हैं लेकिन दूसरे तरीके से, PCl5, PCl3, Cl2। बेटा इधर ध्यान देना, पेन छोड़ दो, क्या लिखोगे, Kc बराबर, हमें इतना बताओ, Kc बराबर क्या लिखोगे, ना कोई नहीं, ठीक, इंटू PCl3 इंटू Cl2 अपॉन, राइट ना, इतना तो लिख लोगे। सुनना, इसके लिए क्या लिखोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट या रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इतना तो लिख लोगे ना यार, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, PCl3, तो आपने ये लिखा डिब्बा किसका, PCl3 का, लेकिन अंदर PCl3
लिखना नहीं है, वो दिमाग में लिखना है कि ये डिब्बा PCl3 का इंटू ये डिब्बा Cl2 का अपॉन ये डिब्बा PCl5 का। अबे डिब्बे से डिब्बा खत्म। कितना डिब्बा बचा? एक। और एक डिब्बा मतलब क्या? मोल पर लीटर। यूनिट क्या आ गई? मोल पर लीटर। नहीं समझ में आया? और आएगा। पहले इसका आंसर लिख लो, फिर अगला दिखाते हैं। फटाफट नोट करो। मोल लीटर इनवर्स, वरना घूमते रह जाओगे। अलग अलग इक्वेशन के लिए यूनिट याद करते रहे। अबे सीधे डिब्बे से डिब्बा खत्म करो। कितना डिब्बा बचा सीधे आंसर निकाल लो। क्या यूनिट होगी? रेट कांस्टेंट की। किसी के शकल में अगर 12 बजे हैं तो अगले क्वेश्चन में वो 12 बजने बंद हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। पहले इसको नोट कर लो। बोले ये डिब्बा डिब्बा क्या है? अबे भैया जिसने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है उसको पता है कि ये डिब्बे का मतलब होता है क्या? मोल पर लीटर। तो आपने ये इससे कैंसिल किया, एक डिब्बा बचा। डिब्बे का मतलब होता है मोल पर लीटर। आंसर क्या आ गया? मोल लीटर इनवर्स। हटाएं भैया इसको। अब एक क्वेश्चन ये दिखा रहे हैं, ये पूछा हुआ है ये नीट में पूछा हुआ है। P4 + 5O2, आपने किया होगा तो याद भी होगा आपको। P4O10, साहब ये सॉलिड, ये एग्जाम में दिया होगा, परेशान मत हो। P4 सॉलिड और ये गैस। सॉलिड को, अब पेन को 1 मिनट के लिए रोक देना, सॉलिड को इक्विलिब्रियम पर कंसीडर नहीं करते हैं। तो Kc बराबर, क्या प्रोडक्ट साइड पे कोई है? कोई नहीं। सॉलिड है ना, अपने किसी काम का नहीं है। सॉलिड नहीं लोगे तो प्रोडक्ट साइड पे क्या लिख लिया? 1 अपॉन रिएक्टेंट साइड पे ये सॉलिड है, बेकार हुआ। ये गैस है, इसको लेंगे तो ये डिब्बा ऑक्सीजन का, और डिब्बे की पावर क्या? 5। तो भैया क्या आ गया? डिब्बे की पावर -5। ऊपर आएगा, माइनस नहीं हो जाएगा। और डिब्बे के अंदर क्या बैठा है? मोल बैठा है, और लीटर की पावर -1 बैठा है। तो बोलो बोलो यूनिट क्या हो गई? मोल की पावर -5, लीटर की पावर +5। नहीं समझ में आया? नहीं आया? पक्का? फटाक से नोट करो। अगला क्वेश्चन आप निकाल के दिखाओगे, आप निकाल के दिखा दोगे तो लगेगा समझ में आ गया। फटाक से इसका आंसर नोट करो। जहाँ जहाँ सॉलिड होता है उसकी जगह 1 ले लेते हैं, सॉलिड को कंसीडर नहीं करते हैं। तो प्रोडक्ट में सॉलिड था, नहीं लिया, 1 ले लिया। रिएक्टेंट में ये सॉलिड है, इसकी जगह 1, बेकार हुआ। ये गैस है तो एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे नहीं, खाली डिब्बा बनाएंगे और उसकी पावर क्या लगा देंगे? 5। और डिब्बे का मतलब क्या होता है? मोल पर लीटर। इसको हटा दें, ठीक बात। रुक जाना, एक मिनट रुक जाना, बस 1 मिनट रुक जाना। चलो हटाओ, इसका नहीं है, ऊपर ही वाले के निकालो। पहले इसका निकाल दो फटाक से। बोलो यूनिट बोल दो। सब गैस, सब ना लिखा हो मतलब सब गैस। बोल दो आंसर। मोल की पावर, मोल की पावर 3, लीटर की पावर, लीटर की पावर, बिल्कुल ठीक बात भैया। ये Kc बराबर क्या? डिब्बा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो भैया ये इसका डिब्बा B का, ये C का, ये D का, और ये E का। B C D E अपॉन ये डिब्बा किसका हुआ? A का। डिब्बे से डिब्बा खत्म। पावर 1 पावर 1 पावर 1, पावर क्या हुआ? डिब्बे की पावर 3। और डिब्बे के अंदर क्या होता है? मोल होता है और लीटर इनवर्स होता है। तो आंसर क्या आ गया? मोल की पावर 3, लीटर की पावर -3। क्या बात समझ में आ गई? निकाल लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन 100%। पक्का ना भैया? थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे रोकेंगे, थोड़ा हमें काम है, बहुत तेजी में पहुंचना है हमें कहीं, तो आज अपन यहीं पे रोकेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच। आज प्लीज़ हमसे क्लास के बाद क्वेश्चन कोई ना पूछे।